नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। कल हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में आपको पढ़ाया था स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। आज हम बताएंगे आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने तीन तरह से बताया, तीन स्टेज बताया है बच्चों के नैतिक विकास की। ठीक, इन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों पे क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब एक उनको क्या किया, डाउटफुल क्वेश्चन दिया और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में जो बच्चों ने आंसर दिया उसको देखते हुए उन्होंने बताया कि बच्चों का जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेज में होता है और एक स्टेज को पार किए बिना बच्चा अगले स्टेज में नहीं पहुंच सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो आपको हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या क्या इन्होंने बताया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में 10 से 16 वर्ष के उम्र के बच्चों के सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक संदेहात्मक प्रश्नों को प्रस्तुत किया। मतलब कोई स्टोरी नरेट की और उस स्टोरी से रिलेटेड को कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जो डाउटफुल थे। उसके बाद क्या किया, इसके आधार पर बच्चों का साक्षात्कार किया यानी इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को परिवर्तित व परिमार्जित किया। मीन्स लॉरेंस कोहलबर्ग के पहले जीन पियाजे ने भी एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने बाद में दिया है। लेकिन लॉरेंस कोहलबर्ग के पहले अगर किसी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो थे जीन पियाजे। उन्हीं के सिद्धांत को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और अपना एक नया सिद्धांत बनाया जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। और इस चैप्टर से चाहे सीटेट हो या किसी स्टेट लेवल का टेट हो, क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, 10 से 16 साल के बच्चों को एक स्टोरी नरेट की। उस स्टोरी से बेस्ड इन्होंने क्या किया, बच्चों से एक डाउटफुल क्वेश्चन पूछे और क्या किया, इंटरव्यू किया। उनका इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में जब बच्चों ने आंसर किया उस बेस पे इन्होंने क्या किया, अपने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी जिसको इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया, 3 स्टेज में बताया कि नैतिक विकास जो होता है, मॉरल डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है वो 3 स्टेज में होता है। हर स्टेज के 2 और स्टेज होते हैं, मतलब 2 उसके और स्टेप्स होते हैं। हर स्टेज के अपने 2 स्टेप्स होते हैं। हर अवस्थाओं की 2 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक, सेमी स्टेज कह सकते हैं। हर स्टेज के 2 सेमी स्टेज और होते हैं, वो हम आपको बढ़ाएंगे और आपको आराम से बिल्कुल याद हो जाएगा। ध्यान से बस आप इसको समझिएगा। पहला इनका जो स्टेज है वो है पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, जिसे हम प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं और इन सब को इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या है कि इस अवस्था में नैतिक तर्कणा अन्य लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। मतलब बच्चा जो भी लॉजिक लेता है वो दूसरों का लॉजिक देख के ही समझता है। बालक अपनी आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर चिंतन करते हैं और वे उन्हीं नैतिक प्रश्नों पर उत्तर देना चाहते हैं जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो। मतलब जैसे आप समझ लीजिए छोटे बच्चे हैं, ये जो स्टेज होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं प्राक रूढ़िगत अवस्था, नैतिक अवस्था, उसमें क्या होता है, उसमें जो एज होती है वो शैशवावस्था हमने आपको पढ़ाया था, इफिशियंसी एज। सेम जो सिम्टम्स उसके होते हैं वो इसके भी होते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था या उत्तर नैतिक अवस्था के बच्चों के जो लक्षण होते हैं, जब बच्चा चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, वही लक्षण इनके पहले स्टेज के होते हैं। इसमें क्या करता है, जैसे आप बच्चे से कहिए, छोटे 3 से 4 साल 5 साल के बच्चों से आप कहिए कि पोयम सुनाओ,
तो पोयम वो सुनाएगा, लेकिन तब जब उसका मूड रहेगा या फिर वो ये सोचेगा कि इसको सुनाने से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आप कहिए कि बेटा एक पोयम सुना दो, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, तो क्या होगा, चॉकलेट लेने के चक्कर में वो चाहे वो पोयम 10 लाइन की हो तो वो 2 लाइन सुनाएगा, लेकिन सुनाएगा जरूर। तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, लॉजिक, दूसरों के लॉजिक से बिल्डअप करते हैं और वो उसी सब्जेक्ट पे आंसर करते हैं जिससे उन्हें कुछ बेनिफिट होता है। ठीक, बेनिफिशियल कोई चीज समझ में आती है तभी वो आंसरेबल होते हैं, वो तभी आंसर करते हैं। ठीक, यह स्तर शैशवावस्था से संबंधित है जिसमें उसी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। मतलब जो सिम्टम्स, जो भी क्वालिटी शैशवावस्था में पाई जाती है वही क्वालिटी इसमें भी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके जो 2 उप अवस्थाएं होती हैं। तो इसकी जो 2 उप अवस्थाएं होती हैं वो क्या होता है, 2 उप अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, आज्ञा व दंड की अवस्था जिसे हम कहते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है, मतलब वो डरता है कि उसे डांट ना पाए कोई। ठीक, जैसे परिवार के सभी सदस्य बच्चों से कुछ ना कुछ करने का आदेश देते हैं और बच्चा उस काम को डर के कारण करता है क्योंकि उससे दंड का भय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं नैतिकता की शुरुआत किससे होती है, दंड से होती है। जैसे अगर बच्चे के दादी ने कहा कि बेटा ये काम कर दो, तो वो डर के मारे करता है, सोचता है कि बड़ी है, डांट देंगी या मार देंगी। तो ये जो डर होता है इससे क्या होता है, नैतिकता, मॉरल डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, डर होता है, फियर होता है। मतलब वो डर क्या हो गया, नैतिकता का प्रथम चरण हो गया या पहला स्टेज हो गया। ठीक, तो पहला स्टेज क्या हमने बताया है, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज या प्राक रूढ़िगत अवस्था नैतिक स्तर की, जिसके 2 उपावस्थाएं होती हैं। पहली उपावस्था होती है आज्ञा व दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन करता है और दंड से प्रभावित होता है, यानी वो डरता है कि उसे डांट ना पड़े या मार ना पड़े, इसके कारण वो क्या करता है, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करता है। ठीक, अगला जो इसका उपावस्था है वो है स्टेज ऑफ ईगो या अहंकार की अवस्था। ठीक, इस अवस्था में बच्चे का चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। उम्र बढ़ने के साथ वो परिपक्व होने लगता है और अपनी आवश्यकताओं में इच्छाओं को समझने लगता है और इसकी पूर्ति के लिए वो गलत का मतलब जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये सही है या गलत है। अगर उनको अपनी बात मनवानी होती है वो जमीन पे लेट जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनका ईगो क्या होता है, उन पे हावी हो जाता है और वो हर वो काम कर सकते हैं जो गलत हो, सही हो, कुछ भी हो। तो हमने आपको बताया कि पहली अवस्था क्या होती है, नैतिक विकास की होती है, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज या पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी 2 उपावस्थाएं होती हैं, आज्ञा व दंड की अवस्था और दूसरी होती है अहंकार की अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था में बच्चा क्या करता है, वो बात फॉलो करता है जो डर के कारण निकलता है, मतलब डर के कारण वो नैतिकता को मानता है। और अहंकार की अवस्था में क्या होता है कि बच्चा कोई भी गलत और सही काम दोनों ही करने लगता है और वो अपनी बात मनवाने के लिए गलत काम करना है, यानी गलत काम का अर्थ होता है जिद करना, जिद करने से भी नहीं चूकता है। अब हम पढ़ेंगे अगला स्टेज कि नैतिक विकास के सिद्धांत का दूसरा स्टेज क्या है और उसकी उपावस्थाएं कौन कौन सी हैं। अगला जो स्टेज है वह हमारा है परंपरागत स्तर, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज या नैतिक रूढ़िगत स्तर कहते हैं। इस अवस्था में बालक सीखी गई बातों को आत्मसात करता है, मतलब अपने अंदर उस चीजों को एडॉप्ट करता है कि हाँ, पैर छूना बड़ों का सही है तो हम भी एडॉप्ट करेंगे, या बड़ों की बातें मानना सही है तो हम उसे एडॉप्ट करेंगे अपने अंदर। ठीक, तो ये आत्मसात करना मतलब अपने अंदर उस चीजों को समाहित करना होता है। नैतिक मापदंडों पर सत्य और असत्य का निर्णय करता है, मतलब फिर वो क्या करेगा, अगर उसे बच्चा, कोई दूसरा छोटा बच्चा कहेगा कि नहीं घर से पैसे लेते आना, चुरा के ले आना, ये ले आना, वो ले आना, तो वो बच्चा सोचने पे मजबूर होगा कि नहीं, हम चुरा नहीं सकते हैं, मांग के ले जाएंगे क्योंकि ये बात गलत है।
ये काम नहीं करना चाहिए। ये सारे जो वैल्यूज होते हैं वो इस स्टेज में बिल्डअप हो जाते हैं। ठीक, हमने क्या बताया कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो चिंतन होता है, चिंतन की तर्कना यानी लॉजिक लगाना, लॉजिकल थॉट्स जो होते हैं वो दूसरों के लॉजिक पे बिल्डअप होते हैं। और उसमें क्या होता है कि बच्चा उन्हीं चीजों का आंसर देता है जिससे उसे कुछ बेनिफिट समझ में आता है, लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रश्नों का वो उत्तर देता है। उसकी दो उपावस्थाएं थी। पहला था अहंकार पहला था आज्ञा व दंड की अवस्था, जिसमें क्या होता है बच्चा डर के मारे सारे बड़ों की बातें मानता है और वो नैतिक स्तर का शुरुआत होता है। दूसरी थी अहंकार की अवस्था, जिसमें वो अपनी बात मनवाने के लिए जिद भी कर सकता है, यानी कोई गलत काम भी कर सकता है। दूसरा स्तर में उन्होंने बताया कि इस स्तर तक आते आते बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो समझने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब ये स्तर बाल्यावस्था की तरफ आपको दिखाई देगा। वो पहला स्तर था, वो क्या था, शैशवावस्था का स्तर था। ये आपको अगर देखेंगे तो जो भी लक्षण बाल्यावस्था चाइल्डहुड एज के दिखते हैं, बाल्यावस्था के दिखते हैं, वो इस एज के भी बच्चों के दिखते हैं, इस स्तर के बच्चों के। ठीक, कोरिलेट करके हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ पाएंगे। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है चाइल्डहुड एज की या इफिशियंसी एज की यानी शैशवावस्था बाल्यावस्था, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है, जाके देख सकता है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्वेंशनल स्टेज या परंपरागत स्तर की अवस्था की। इसमें बच्चा क्या करता है, सीखी गई जो प्रीवियस एज में सीख ली गई हैं बातें उसको अपने अंदर एडॉप्ट करता है और ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी चीज ये है कि बच्चा अच्छा बनकर व्यक्तियों से प्रशंसा करता है। देखिए बाल्यावस्था के बच्चे भी क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर अगर उन्हें बहुत अच्छा तारीफ कर देता है तो वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। जैसे कहते हैं गुड बॉय हो ना, स्ट्रेट बैठो, प्लीज सिट स्ट्रेट, तो क्या होता है बच्चे ऐसे बैठ जाता है। तो ये क्या है कि वो दूसरों से प्रशंसा यानी अपनी तारीफ सुनना चाहता है। तो इस स्टेज में बच्चों के जो लक्षण होते हैं वो यही होते हैं। अब इनकी उप अवस्थाएं देखते हैं। इनकी जो उप अवस्थाएं हैं वो है प्रशंसा की अवस्था। मतलब बच्चा जो भी काम करता है वो सोचता है दूसरे लोग उसकी तारीफ करें। बच्चा उन बातों को महत्वपूर्ण मानता है जिससे उन्हें अधिक प्रशंसा मिलती है और जिसके लिए परिवार, स्कूल, मित्र ऐसे लोग प्रमुख होते हैं। मतलब फैमिली मेंबर्स भी क्या करते हैं कि अरे बेटा तुम बड़े हो गए हो ना, जाइए कप किचन तक रख के आओ, तो बहुत अच्छे बच्चे हो, सारी बातें मानते हो। इस तरह से उन्हें वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। मतलब अगर उसने खाना खाया तो अपनी प्लेट किचन तक, सिंक तक जाके रख के आएगा। बुक्स पढ़ रहा है तो बुक को क्या करेगा, प्रॉपर उसे अरेंज करेगा अलमीरा में। तो ये सारी जो बातें हैं इस एज के बच्चों को सिखाई जाती है। इस स्टेज के बच्चों को, जो कन्वेंशनल स्टेज होता है, परंपरागत अवस्था होती है, इस स्टेज में बच्चा ये सारे मॉरल वैल्यूज सीखता है। और इसकी पहली अवस्था, उप अवस्था क्या हो गई है, इसकी पहली उप अवस्था हो गई है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट करा जाता है जिसमें बच्चों को। इसकी दूसरी अवस्था होती है स्टेज फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था से सम्मान प्राप्त करना, इसकी दूसरी उप अवस्था है। ठीक, नैतिक विकास की यह उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वो उसकी प्रशंसा करता है। जो इसके ऊपर हमने बताया कि बच्चा अगल बगल की आंटी लोग हैं या अंकल लोग हैं या स्कूल, वो इसलिए इम्पोर्टेंट मानता है कि हाँ हमारे तारीफ हो या हम कोई चीज करें तो। लेकिन इस स्टेज तक आते आते बच्चा क्या करता है, ये बात समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध किए गए कार्य अनैतिक है। मतलब पार्क में वो खेल रहा है और वो किसी बच्चे को मार दिया तो वो क्या करेगा, घर तक कंप्लेन आ जाएगी। ठीक, या उसने क्या किया, किसी भी जगह सुसु कर दिया पार्क में, तो वो बच्चा क्या समझ जाएगा, उसकी कंप्लेन आएगी, लोग उसे डांटेंगे, तो वो समझ जाएगा कि सामाजिक नियम जो होते हैं, सोशल जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अपोजिट अगर वो बच्चा काम करेगा तो उसकी कंप्लेन आ जाएगी, उसे डांट पड़ेगी। तो अब उसे ये बातें समझ में आने लगती हैं। ये जो दूसरे जो स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज के बाद जो हमने पढ़ा कन्वेंशनल स्टेज,
कॉन्वेंशनल स्टेज की ये दूसरी उप अवस्था है, जिसके आते आते बच्चा ये समझने लगता है कि इसमें उसको ये समझ में आता है कि समाज जो है, उसके जो नियम है, जो सोसाइटी है, उसके जो रूल्स हैं वो क्या है, उसके अगेंस्ट अगर आप काम करेंगे तो एक्शन लिए जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था हमारी है उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत अवस्था, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में नैतिक मूल्य आचरण जो नित्य व शाश्वत है, पूर्णतः बच्चों के आंतरिक नियंत्रण में होता है। मतलब जो भी मॉरल वैल्यूज हैं वो बच्चा जानता है कि ये सही है, ये गलत है, हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब वो उसके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे किसी बच्चे को अगर आप, जैसे 11-12 के बच्चे हैं अगर, तो वो किशोरावस्था के हो जाएंगे, 18 साल तक पहुंच जाएंगे, मतलब 13, 14, 15 साल के अगर हैं तो वो स्टेज तक हो जाते हैं 12 के बाद के किशोरावस्था। तो इसमें जो बच्चे आते हैं वो किशोरावस्था के होते हैं। तो इस तरह के बच्चों को क्या पता होता है कि हाँ, हमारे मॉरल वैल्यूज़ क्या है, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, टीचर्स को गुड इवनिंग बोलना चाहिए, उन्हें इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उनके कंट्रोल में है। उन्हें उनका कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, ये बातें उनको पता होती हैं। बालक उन नैतिक मापदंडों और सिद्धांतों को समाज के दृष्टिकोण से सही समझता है जो मुख्य रूप से नैतिकता के सर्वोच्च स्तर को समझा जाता है। मतलब बच्चा अब क्या कर रहा है, अब वो मॉरल वैल्यूज को ये समझने लगा कि हाँ, सोसाइटी के हिसाब से अगर हम ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे वो क्या है, वो मॉरल वैल्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी। जैसे अगर किसी को आप कहते हैं कि दान देना, चैरिटी करना बहुत अच्छी चीज़ें होती है, तो ये सारी बातें उनको समझ में आने लगती हैं कि हाँ, ये इस तरह के मॉरल वैल्यूज सोसाइटी में बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं। इस प्रकार कोहलबर्ग ने अपने पूरे सिद्धांत में नैतिकता को एक विशेष आधार माना और कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और कुल 6 भागों, यानी हर स्तर के 2-2 भाग होते हैं, में बांट दिया। यानी हर स्तर को 2 भागों में बांट दिया। तो पहला स्तर हमने पढ़ा प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, ठीक, जिसमें 2 उप अवस्थाएं हैं। पहला क्या है, आज्ञा व दंड की अवस्था, ठीक। दूसरी उसमें अहंकार की अवस्था थी। दूसरा स्टेज था कॉन्वेंशनल स्टेज, जिसमें 2 अन्य उप अवस्थाएं थी, ठीक। एक था स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन और दूसरा था स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। तो अब प्री कॉन्वेंशनल स्टेज जो हमने पढ़ा उसमें शैशवावस्था जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब बच्चा लॉजिक नहीं लगा पड़ता, दूसरे जो लॉजिक लगाते हैं उन्हीं को सही मान लेता है और वो उसी चीज़ों को आंसर करता है जिसमें उससे कुछ बेनिफिट समझ में आता है। और उसकी 2 उप अवस्थाएं, जो पहली अवस्था हमने आपको बताई, इसमें लिखा था आज्ञा व दंड की अवस्था, यहाँ लिखा हुआ था आज्ञा व प्रशंसा की अवस्था, ये दूसरा है, पहले में था आज्ञा व दंड की अवस्था। इसमें क्या था कि बच्चा वो ही काम करता है, वो चीज़ें मानता है जिससे उसे डर लगता है और उसे लगता है बड़े डांट न दें, मार न दे, तो वो डर के कारण मॉरल वैल्यूज़ को सीखना स्टार्ट कर देता है और ये मॉरल वैल्यूज़ को सीखने की पहली अवस्था मानी जाती है। इसकी दूसरी जो अवस्था थी वो अहंकार की थी। मतलब बच्चा अपने बात को मनवाने के लिए जिद भी कर सकता है, कोई गलत काम भी कर सकता है। गलत काम मतलब ज़मीन पे लेट जाना, चिल्लाना, सामान पटकना, इस तरह की चीज़ें भी कर सकता है। दूसरा हमने बताया था कॉन्वेंशनल स्टेज। कॉन्वेंशनल स्टेज में क्या है, बच्चा अब समझ जाता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक। और वो सोसाइटी के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है ताकि उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, ठीक। इसकी जो 2 अवस्थाएं थी, पहला था स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, ठीक है, प्रशंसा की अवस्था। इसमें वो समाज के सामने ऐसी हरकतें करता है जिससे समाज उसकी तारीफ करे। दूसरी अवस्था हमने बताई थी कि सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। मतलब बच्चा भी जान जाता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके रूल के अगेंस्ट हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तीसरी अवस्था थी पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या होता है, पूरी तरह से जान जाता है कि क्या मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, उसे कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारा चीज़ें
उसके कंट्रोल में होती हैं और बच्चा उसी के हिसाब से काम करता है। इसकी जो दो उपावस्थाएं हैं, पहला है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त समझ आने लगता है। अब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज के हितों की रक्षा करना, हम समाज हमारे हितों की रक्षा करता है और हम समाज के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक, इसमें आते आते वो क्या समझने लगता है, बच्चा ये समझने लगता है कि अगर हम अपने पड़ोसी की हेल्प करेंगे तो पड़ोसी हमारी हेल्प करेगा। अगर हम अपने किसी फ्रेंड की हेल्प करेंगे सोसाइटी में तो वो फ्रेंड हमारी हेल्प करेगा। तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं उसको ये इस स्टेज में समझ में आने थे। ये तीसरी जो हमारी पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज है उसकी ये उप अवस्था है और इसमें ये बात उसे समझ में आने लगती है। ठीक, अब इसकी जो दूसरी स्टेज है वो है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। विवेक की अवस्था में है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार कि विकास की छठी उप अवस्था है या अंतिम अवस्था है। व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचने पर अच्छा बुरा उचित अनुचित विषयों पर अपना स्वयं व्यक्तिगत विचार रख सकता है। अब व्यक्ति में नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक ही बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण के आधार पर करता है और अगर नियम उसके विवेक के विपरीत हुए तो वह नियम को चुनौती भी दे सकता है। मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा सीए, तो सीए की बात अगर हमने की तो सीए में हमने क्या देखा कि सीए में कुछ लोग सोच रहे थे कि सीए जो आ रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो आ रहा है ये सही है या नहीं है, इस पे बच्चा क्या करेगा, खुद का विचार डेवलप कर लेगा, खुद की थॉट। अगर वो थॉट नहीं सही है तो वो इसको एक्सेप्ट करने से क्या करेगा, मना करने लगेगा, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे लगेगा कि ये चीज़ें गलत हैं तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें करने लगता है वो इस स्टेज में। ठीक, तो ये सारी जो बातें हैं कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास के सिद्धांत में बताई। उन्होंने 3 स्टेज बताए इसके। पहला था प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, जिसमें शैशवावस्था जैसे लक्षण होते हैं। ठीक, दूसरा स्तर था इनका कॉन्वेंशनल स्टेज, जिसमें हूबहू वो लक्षण होते हैं जो बाल्यावस्था के होते हैं। और तीसरी स्टेज इन्होंने बताई पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, इसमें सिर्फ वही लक्षण होते हैं जो किशोरावस्था के बच्चों के पाए जाते हैं। तो अगर आपने अवस्थाएं अच्छे से पढ़ी होंगी तो ये सारे भी लक्षण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर से रिवाइज कर देते हैं कि प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चा चीज़ों को दूसरों के तर्क के हिसाब से समझता है और वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आंसर करता है जिसके लिए उसे लगता है कि हाँ हमें इसका कुछ चॉकलेट मिलेगा, टॉफ़ी मिलेगा, मतलब इस तरह की कोई बेनिफिट हमें मिलेंगे। उसकी दंड की अवस्था में ये बताया गया है कि हाँ बच्चा फर्स्ट स्टेज का ही है ये। इसमें बच्चा डरता है और डर के कारण सारा काम करता है, लेकिन अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो जिद के लिए कोई गलत काम भी कर लेता है जैसा छोटे बच्चे करते हैं। दूसरी जो अवस्था थी कॉन्वेंशनल स्टेज, उसमें भी ये बताया गया है कि बच्चा कोई काम जो करता है वो इसलिए करता है ताकि सोसाइटी उसकी तारीफ करे। मतलब वो ऐसे ऐसे काम करना चाहता है जिससे कोई आए घर पे या वो कहीं जाए तो उसकी खूब तारीफ हो कि बहुत अच्छा बच्चा है, सारी इसे बातें पता है, बहुत अच्छे से रहता है, इसके हैबिट्स बहुत अच्छे हैं, एडिकेट्स बहुत अच्छे, इस तरह की उसे तारीफ मिले। ठीक है, और तीसरी जो अवस्था है इसमें बच्चा क्या करता है, जितने मॉरल वैल्यूज़ हैं उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, सोसाइटी में कहाँ बैठना चाहिए, उठना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सारी बातें वो इस स्टेज में करने लगता है। तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि पूछेगा कि विकास की अवस्था निम्नलिखित में किस सिद्धांत से संबंधित है, सॉरी विवेक की अवस्था निम्नलिखित में किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये उपावस्था है विवेक की अवस्था, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस सिद्धांत से संबंधित है, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। इसी तरह पूछेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था,
तो अगर दो लोग का नाम है जीन पियाजे और कोहलबर्ग, तो भी आप कोहलबर्ग पर टिक करेंगे क्योंकि इनका ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे पूछता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, ये सारे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ये जान लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछता है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितनी उपावस्थाओं में बांटा है। तो 6 उपावस्थाओं में बांटा है। ये भी पूछ चुका है, एमपी टेट का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, और एक बार यूपी टेट में भी पूछ चुका है। ठीक है, और आगे इस तरह से पूछेगा, कोई लक्षण दे देगा कि एक बच्चा अब समाज में ऐसी हरकतें करता है जिससे उसे प्रशंसा मिले। ये नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है या कौन सा स्तर है। तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सा स्तर है, दूसरा स्तर है, कॉन्वेंशियल स्टेज है। इसमें बच्चा ऐसे काम करना चाहता है जिससे उसे समाज से प्रशंसा मिले। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस सिद्धांत से पूछे जाते हैं। अगले क्लास में हम आपको जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।